हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग बग्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे स्विंग ट्रेड के बारे में जिसमें मैंने अराउंड 25,000 का प्रॉफिट बुक करा। क्या सेटअप था, एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल में नए हो और वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस ट्रेड के पीछे की एनालिसिस क्या थी। देखो, पीएफसी को मैं बहुत पहले से ट्रैक कर रहा हूँ। जो लोग मेरी कम्युनिटी में हैं उन लोगों को पता होगा, और जो नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, कम्युनिटी तभी ज्वाइन करना जब सही में ट्रेडिंग कैसे होती है वो सीखना हो। अगर क्वालिटिव वाला ग्रुप ढूंढ रहे हो तो भाई ज्वाइन मत करना। सबसे पहले समझते हैं कन्फर्मेशन क्या थी जिसके बेसिस पे ये ट्रेड लिया गया। 22 अप्रैल को मैंने एक मैसेज डाला था टेलीग्राम पे कि पाइजोन पीएफसी आरईसी इस बार गर्मी बहुत होने वाली है जिसकी वजह से पावर कंजप्शन बहुत होगा। तो ये मैसेज क्या डिस्क्राइब करता है मैं ये बताता हूँ पहले। अभी क्या हुआ था, ये थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि इस बार सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तो उसकी वजह से सारे हमारे एसी जितने वोल्टास वगैरह थे, वोल्टास हो गया, सिम्फनी हो गया, और जितने एसी कूलर वगैरह बनाने वाले जितने भी स्टॉक्स थे सब भाग रहे थे। अच्छी खासी रैली इनमें इसलिए आई क्योंकि गर्मी बहुत पड़ने वाली है तो इनका यूज़ होगा, लोग इन्हें खरीदेंगे, तो इनके लिए ये वाला क्वार्टर अच्छा हो सकता है। अब दूसरा, गर्मी से किसको फ़ायदा हो सकता है, वो है पावर कंजप्शन वाले स्टॉक्स जो बिजली बनाते हैं, जो बिजली प्रोवाइड करते हैं, जो पावर प्रोवाइड करते हैं। तो उनको फ़ायदा ऐसे हो सकता है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ेगी, एसी यूज़ होंगे, कूलर यूज़ होंगे, तो उसकी वजह से पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इन शेयर्स को भी ट्रैक करना जरूरी था। तो अब वोल्टाज वगैरह तो बढ़ गए, उसके बाद जो अगली बारी थी वो इनकी थी। तभी मैंने ये मैसेज डाला कि भाई थोड़ा ट्रैक करते रहना, हम मतलब ऐसे ब्लाइंडली नहीं घुसेंगे किसी भी ट्रेड पे, बट ट्रैक करना जरूरी है कि हाँ इनमें भी एक मूव आ सकता है। अब हमें ये तो पता चल गया था कि इनमें कोई मूव आ सकता है, बट मूव कब आएगा इसके लिए हमें टेक्निकल चार्ट्स को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम चार्ट्स में चलते हैं और डिटेल में इस पूरे एनालिसिस को समझते हैं। ये पीएफसी के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। नवंबर के टाइम से अगर हम पीएफसी को देखेंगे तो नवंबर से पीएफसी भागना शुरू हुआ और पीएफसी ने कम से कम 110% का मूव दिया, वो भी सिर्फ 5 महीने के अंदर। ठीक है, एक अच्छे मूव के बाद अब पीएफसी हो गया था साइडवेज मार्केट में ये ट्रेड करने लग गया था। आप समझते हैं रिसेंट चार्ट में क्या चल रहा था जब हमने इस स्टॉक को पिक करा। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो करेंटली मार्केट में एक बहुत अच्छा फॉल आया। ठीक है, लोअर हाई लोअर लोस के फॉर्मेशन हुए, मार्केट नीचे फॉल करा। उसके बाद मार्केट ने 2-3 बारी रिकवरी होने की ट्राई करी। यहाँ पे मार्केट ने ट्राई करा रिकवर होने का, यहाँ पे मार्केट ने रिकवर होने का ट्राई करा, अगेन यहाँ पे मार्केट ने फिर से रिकवर होने का ट्राई करा। बट इस बार जो था, इस बार मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा और मार्केट हायर लो बना के ऊपर की तरफ को चला गया। 22 अप्रैल से हमने पीएफसी को ट्रैक करना शुरू करा था। 22 अप्रैल की डेट यहाँ पे है, 22 अप्रैल। ठीक है, तो 22 अप्रैल के टाइम पे क्या चल रहा था मार्केट में, इतना स्ट्रक्चर पूरा बन चुका था। अब अगर इसे गौर से देखोगे तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है। इसको अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ऐसे खींच देते हैं तो हमें दिखेगा यहाँ पे ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका प्रॉपर हेड है और ये इसका राइट शोल्डर है। तो ये पूरा एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा था जो कि हमें दिखा रहा था यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और उसमें कोई पुल बैक आता है, उसमें कोई करेक्शन आता है अच्छा खासा, और वो दोबारा से रिवर्सल पैटर्न बना के ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट करता है, इसको हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहते हैं। जैसे हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश था, फिर उसके बाद थोड़ा रेंज में चला गया मार्केट, अब इस रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि हमें ये बताता है कि मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल मूव आ सकता है। जैसे अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में अच्छा खासा, लेकिन अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, दोबारा से मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो कर सकता है जो कि इसका एक अप ट्रेंड था। ठीक है, मेजर ट्रेंड इसका अप ट्रेंड था, शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ये डाउन ट्रेंड में चला गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता लग गई थी। अब मैं इसको तभी ट्रैक कर रहा था, मैंने इसको टेलीग्राम कम्युनिटी में फिर से शेयर करा विद चार्ट्स की। अब ये पूरा रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है। अभी भी इसके बाद भी हमने एंट्री नहीं बनाई, इसके बाद भी मैंने कन्फर्मेशंस का वेट करा है। वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा आगे कि और क्या कन्फर्मेशंस इसमें थी ट्रेड पे। तो मैंने इसको अपने टेलीग्राम कम्युनिटी में विद चार्ट शेयर करा कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो गया है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हाई चांसेस है यहाँ से रिवर्सल एक आने को, ऑल टाइम हाई तक का तो टारगेट हमें मिलेगा ही, तो ऑल टाइम हाई का ही टारगेट में लेके चल रहा था। अब तीसरी कंफर्मेशन क्या थी उसको समझते हैं। आरईसी के रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आई थिंक 1 मई को आने वाले थे आरईसी के रिजल्ट्स, और 30 अप्रैल को इसने रैली शुरू कर दी थी क्योंकि आरईसी भी भाग रहा था। अगर हम आरईसी का चार्ट देखेंगे
तो आरईसी भी काफ़ी अच्छा भागा। मैंने आरईसी का चार्ट भी शेयर करा था, उसमें पूरा फ्लैग एंड बोल्ट पैटर्न बनाया करके। और ये रिजल्ट से पहले की रैली थी आरईसी की, क्योंकि मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि इसके रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, तो उसकी वजह से आरईसी भागा। अब आरईसी से पीएफसी को क्या फ़ायदा? देखो इस चीज़ को समझो ध्यान से। पीएफसी जो है वो आरईसी की पेरेंट कंपनी है। पीएफसी एक तरीके से आरईसी में बहुत मेजर स्टेक होल्ड करती है, तो अगर आरईसी में प्रॉफिट होगा तो पीएफसी को भी प्रॉफिट होगा, राइट? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए ये भागा। तो इसके साथ साथ पीएफसी भी भागा। पीएफसी में कोई अलग से न्यूज़ नहीं थी, पीएफसी सिर्फ इसलिए भागा क्योंकि आरईसी भाग रहा था। आरईसी के रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड थे, और अगर अच्छे रिजल्ट्स आ जाते तो फिर ये दोबारा से रैली शुरू कर देते और अच्छी। तो जब ये दोनों पीएफसी और आरईसी भागना शुरू हुए तो इसने बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब मैं इस ब्रेकआउट पे तो घुसा नहीं, मैं रनिंग कैंडल पे नहीं घुसा, क्योंकि मैं क्लोजिंग का वेट करता हूँ जब भी स्विंग ट्रेड वगैरह लेता हूँ। तो वरना अभी इलेक्शन के टाइम पे तो मैं क्लोजिंग का ही वेट कर रहा हूँ हर स्टॉक पे। तो यहाँ पे क्या था, ये मार्केट के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस था। अगर ऐसे आप देखोगे ध्यान से तो ये मार्केट के लिए मेजर रेजिस्टेंस था। यहाँ पे मार्केट आया, इसका ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद मार्केट में एक फॉल आया, ठीक है। फिर उसके बाद इसने रीटेस्ट करा, फिर उसके बाद इसमें फॉल आया, फिर दोबारा मार्केट इसको टेस्ट करने गया, फिर यहाँ से फॉल आया। तो मैंने नेकलाइन इसे कंसीडर नहीं करा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, मैंने नेकलाइन इसे कंसीडर करा था जो जोन था। जब ये नीचे की तरफ को आया तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं करी। अब जब इसने ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड लाइन का, तब मैंने एंट्री नहीं बनाई। जब इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके क्लोज कर दिया ना, तब मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करी कि हाँ भाई अब ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन यहाँ पे कर सकता है। अच्छा, बहुत लोगों का सवाल होगा आरईसी में क्यों नहीं पोजीशंस बनाई जब आरईसी के अच्छे रिजल्ट्स आने वाले थे? आरईसी तो इससे भी अच्छा भागा है। आरईसी अच्छा भागा है नो डाउट, बट आरईसी के रिजल्ट्स थे तो उसकी वजह से आरईसी बहुत वोलेटाइल था। देखो रिजल्ट्स के टाइम पे किसी स्टॉक को ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। तो अगर मैं रिजल्ट्स के टाइम पे अगर मैं बेट कर रहा हूँ कि यहाँ से स्टॉक में अच्छा रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब है कि भाई मैं 50-50 खेल रहा हूँ, मेरे को आगे का नहीं पता है उसमें। आरईसी में अगर जैसे 10% का ऊपर का मूव आया अच्छे गुड न्यूज़ के बाद, उतना ही वो 10% नीचे फॉल भी कर जाता। जितना मूव आरईसी में आया उससे आधा मूव आया था पीएफसी में। पीएफसी में मेरे को सही लग रहा था, मैं जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल बनी तो मैंने इसी का लो बना रखा था स्टॉप लॉस के लिए, इससे नीचे आता मैं निकल जाता, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो ये थी सारी कंफर्मेशन जिसकी वजह से हमने पीएफसी में ट्रेड प्लान करा। तो ये पूरी एनालिसिस थी, 12 से शॉर्ट में समझा देता हूँ। मार्केट अच्छा खासा साइडवेज रेंज में था। पहले तो देखो न्यूज़ आई थी अच्छी खासी कि 22 बारी गर्मी पड़ने वाली है, जिसकी वजह से इन पावर कंजप्शन कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, राइट। ऑब्वियस सी बात है, एसी कंपनीज को अगर फायदा हो रहा है तो एसी किससे चलता है? बिजली से चलता है, तो किसको फायदा होगा? बिजली वाली कंपनीज को भी फायदा होगा ना। हम सिर्फ इसमें ब्लाइंडली नहीं कूद सकते कि भाई यहाँ पावर कंजप्शन को फायदा होगा तो हम सारे पावर कंजप्शन के शेयर ले लेंगे, नहीं। वो चीज़ हमें चार्ट पे दिखनी भी चाहिए, सिंपल सी बात। अब चार्ट पे मैं चार्ट पे जब गया तो मेरे को जब ये चीज़ सामने दिखी ना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तब मेरे को थोड़ा ये चीज़ कंफर्मेशन मिली कि हाँ बड़े प्लेयर्स भी यही चीज़ सोच रहे हैं अभी के टाइम पे। तो ये थी पूरी इसकी एनालिसिस। तो अब ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गई, अब समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करा। देखो एक बहुत अच्छा सेटअप बन रहा था, तो मैं इस पर हाई क्वांटिटी प्लान करने वाला था, जिसमें मेरा अराउंड जो लॉस होता वो अराउंड 10 से 12 हज़ार का होता, और मेरा प्रॉफिट होता था 1:2 10% में लेके जाता, जो कि 20 हज़ार का अराउंड होता है, ठीक है। तो मैंने एंट्री कब करी? जब ये ब्रेकआउट कैंडल क्लोज होने वाली थी, 3 बजे के टाइम पे मैंने एंट्री प्लान करी। 440-439 के अराउंड मेरी एंट्री थी, और मैंने स्टॉप लॉस रखा 415 का, 410 का। 415 से 410 ये वाले जोन पे मेरा स्टॉप लॉस था। क्यों था? क्योंकि ये कैंडल का लो है। अगर ये बायर्स की कैंडल के नीचे सेलर्स की कैंडल आ जाती है तो इसका मतलब बायर्स का जो मूव था पूरा फेल हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे वैलिड एग्जिट मेरा बनता, जिसमें मेरा अराउंड 10 से 12 हज़ार का लॉस होता। तो उस टाइम पे मैंने कैंडल में एंट्री करी, और जो मेरा टारगेट था वो मेरा 10% का था। 10% मतलब ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस जो है वहाँ तक का मैं टारगेट प्लान कर रहा था। और मैं ये चीज़ देखने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये अपने ऑल टाइम हाई के पास से रिजेक्शन लेने की कोशिश करता है तो मैं वहाँ से निकल जाऊंगा। बट मेरे को देखने में आरईसी भी बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा था, मार्केट अपना अच्छा खासा बुलिश था, तो मेरे को एक कन्फर्मेशन थी कि हाँ भाई मैं होल्ड कर सकता हूँ 10% के लिए। 10% जैसे ही मुझे मिला उसके बाद मैंने एग्जिट करा। अब समझते हैं मैंने एग्जिट क्यों करा। एग्जिट मैंने यहाँ पे इसलिए करा क्योंकि अगर यहाँ पे तुम इस टाइम पे अगर फ्राइडे के टाइम पे मार्केट जाके देखोगे तो निफ्टी वगैरह बहुत गंदे गिरे, बहुत गंदा फॉल आया निफ्टी में, ठीक है। तो ये जब पैनिक सेलिंग शुरू हुई थी तो मैंने इसको भी ट्रेड करा था ऑप्शंस में। मैं बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप पे अपने सेटअप शेयर करता हूँ,
ठीक है, उनकी एनालिसिस शेयर करता हूँ और वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके पीछे मेरी साइकोलॉजी क्या थी, इस ट्रेड के पीछे मैं क्या सोच के एंटर कर रहा था। जब ये फॉल आ रहा था तो मेरे को डर था कहीं इसमें भी, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, पीएफसी भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ से कहीं ये भी रिजेक्शन लेके रेड कैंडल ना बना दे, तो मैंने अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा। तो इस तरीके से पूरी एंट्री एग्जिट इसमें प्लान करी थी, जिसमें अराउंड 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड था, और अगर लॉस होता तो 10,000 रुपये का लॉस होता और प्रॉफिट होता तो 20,000 रुपये का प्रॉफिट होता। तो मैंने एक छोटी क्वांटिटी ली थी पोजिशनल वे से, तो मेरे को सही प्राइस पे ये मिल रहा था इस टाइम पे। मैंने यहाँ पे इसको ऐड करा, अराउंड यहाँ पे आई थिंक मैंने इसको ऐड करा था, एंड 15% मेरे को 3 दिन में मिल गया, तो मैंने वो भी बुक कर लिया। ओवरऑल मिला के इसमें मेरा 25,000 का प्रॉफिट बन गया था। तो ये था पूरा सेटअप, किस बेसिस पे हमने ट्रेड लिया, कब हमने एंट्री प्लान करी, कब हमने एग्जिट प्लान करा, सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको कुछ ना कुछ अच्छा इसमें सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आपको ऐसे लाइव ट्रेड की और एनालिसिस चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इसके साथ ही आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।